हाँ म्यूट है म्यूट। हटवा हटवा हटवा। याद क्यों नहीं रहा? क्या बोल रहा है इसमें? सभी बच्चे अपने कैमरे ऑन कर लें।
नमस्कार आप सभी को। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले रिसोर्स पर्सन और प्रिंसिपल मैम दोनों ही जुड़ चुके हैं, तो मैडम आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम शुरू करें। ओके ओके, थैंक यू मैम। एक बार फिर सभी को नमस्कार। मैं गौसिया नायाब, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी और आईआईसी की आवाज नहीं आ रही मैडम। हेलो, आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज मेरी आ रही है आपको? प्राची मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यस, प्राची मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है प्राची मैम। अब आ रही है? प्रोग्राम मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा दूं बच्चों को कि आज ये जो वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड आईपी मैनेजमेंट फॉर स्टार्टअप विषय पर। इसमें आज की हमारी मुख्य वक्ता हैं मिसेस प्राची प्रतीति मैम, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको मैं बता दूं कि निपैम जो है वो आईपी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 8 दिसंबर 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य 10 लाख छात्र छात्राओं को बौद्धिक संपदा जागरूकता और प्रशिक्षण देना था और 15 अगस्त 2022 की समय सीमा से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रचनात्मकता और नवाचार की भावना का विकास करना तथा स्टूडेंट्स को उनके नवाचार की रक्षा के लिए प्रेरित करना था। और जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले कई कार्यक्रम्स में आईआईसी के प्रोग्राम्स में कि आईआईसी का भी जो मेन एम है वो यही है कि क्रिएटिविटी और इनोवेटिव स्किल्स को स्टूडेंट्स की बढ़ावा देना और जो उनके इनोवेशन राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, उनके क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करना। तो इस विषय पे आगे अपने विचार रखने के लिए, हमें और अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए मैं प्राची मैम को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मैम। मैं अभी प्रेजेंट करूंगी तो प्लीज बताइएगा कि मेरी स्लाइड्स विजिबल हैं कि नहीं। मैम अपना प्रेजेंटेशन रेडी कर रही हैं और इसी क्रम में मैं स्वागत करती हूँ हमारे महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका और आईआईसी कन्वीनर डॉक्टर प्रीति तिवारी मैम का, को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पुष्पेंद्र सर का, आईआईसी के सभी मेंबर्स, शिखा मैम का, प्रियंका मैम, डॉक्टर स्नेहा मैम, डॉक्टर सलोनी भसीन मैम, डॉक्टर स्वर्णिमा मैम और हमारे फैकल्टी मेंबर्स मिसेस शालिनी कनौजिया मैम, डॉक्टर राम दर्शन सर, डॉक्टर सारिका मैम और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे इस टाइम इस वर्चुअल मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। क्या आप मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? नहीं मैम, अभी ओके, just give me a moment. आप देख पा रहे हैं? यस मैम। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसे कि हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकार भी कहा जाता है। और सबसे पहले हम जो ये 3 शब्दों से बना हुआ टर्म है बौद्धिक संपदा अधिकार, तो इसको तोड़ तोड़ के ये सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें एक शब्द आ रहा है प्रॉपर्टी या संपदा। तो संपदा से जब भी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो हम ये सोचते हैं जैसे कार हो गया, घर हो गया, वो प्रॉपर्टी है। बट ये एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है जो कि इस तरीके से मेजर नहीं हो सकती, इसको आंका नहीं जा सकता है। ये बुद्धि से निकलने वाली प्रॉपर्टी है और ये 2 तरीके की होती है। ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, ये कॉपीराइट्स होती है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में हमारे पेटेंट्स आ जाते हैं, डिजाइन्स आ जाते हैं, ट्रेडमार्क आ जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आ जाते हैं। मैं धीरे धीरे आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगी कि ये किस तरीके की बौद्धिक संपदा है और इसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं। तो बौद्धिक संपदा को थोड़ा और समझ लेते हैं कि भाई बौद्धिक मतलब बुद्धि से निकलने वाली। जब भी आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में किसी तरीके का आइडिया आता है, उस आइडिया को एक आधार देने के लिए,
एक शेप देने के लिए आपको किसी तरीके के मतलब संसाधन लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, एक लेबर लगता है, चाहे ह्यूमन लेबर हो, चाहे प्रयोगशाला में कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, और फिर जो वो आइडिया को शेप मिलता है उसको हम प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो बुद्धि से निकले। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि ये शायद एक नया कंसेप्ट है। बात यह है कि जब से इंसान ने इन्वेंट करना शुरू किया, आविष्कार करना शुरू किया, तब से बौद्धिक संपदा एक कंसेप्ट उससे जुड़ गया। इसका मतलब है कि जिसने इस तरीके का आविष्कार किया वो चाहेगा कि दुनिया जाने कि वो इन्वेंटर है इस चीज का, उसने इस चीज का आविष्कार किया। वो चाहेगा कि वो इस चीज, अपने आप को प्लीज म्यूट करें जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो इस चीज से ये चाहेगा कि वो थोड़े पैसे भी कमाए। तो एक सवाल ये उठता है कि इस तरीके की जो बौद्धिक संपदा है वो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ही क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे साइंस के साथ साथ, विज्ञान के साथ साथ, आविष्कार के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है, उसको भी देखा जाता है। अब एक बात ये उठती है कि ये अभी ही क्यों इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स और बाकी सारे जो निपैम है हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम, उसको क्यों हम आगे बढ़ा रहे हैं? ये इसीलिए है कि 2015 से अगर हम देखें तो एक जंप आया है, मतलब चाहे एकस्व जिसे पेटेंट कहते हैं, डिजाइन, विकल्प, इन सब एप्लीकेशन में एक जंप आया है, क्योंकि भारत में जो एक बुद्धिजीवी इंसान है उसका स्तर बढ़ा है, आविष्कार का स्तर बढ़ा है, प्रयोगशालाओं का स्तर बढ़ा है, और विश्व पटल पे भारत अपने आप को एक सुपर पावर की तरह देखना चाहता है आगे। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही समय है कि हम बौद्धिक संपदा के बारे में पढ़ें। तो सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग ही इंक्रीज नहीं हुई है, इसका परीक्षा करना, मतलब एग्जामिनेशन करना, रजिस्टर करना, और केस का समापन करना भी ये हाई रहा है। तो ये समय अब सही है कि बच्चों में भी इसकी जागरूकता लेके आई जाए। और सबसे अच्छी न्यूज ये है कि पहले हमारे पास हमारे कार्यालय में बाहर से जुड़े हुए जो पेटेंट एप्लीकेशन होती थी या बौद्धिक संपदा होती थी वो ज्यादा आती थी, पर आप इस ग्राफ में अगर देखो तो आपको ये मैं बताऊं कि हम लोगों के जो डोमेस्टिक फाइलिंग है, मतलब कि हमारे आंतरिक जो प्रयोगशालाएं हैं, संस्थान हैं, उनसे भी एप्लीकेशन आवेदन पत्र हमारे इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं। अब इन सब का क्या लेना देना है? कई बार ऐसा होता है कि कई आविष्कार होते हैं जो शायद इतना पैसा नहीं कमा पाते बाकी आविष्कारों से, पर बौद्धिक संपदा अधिकार उन आविष्कारों को खासकर मिलता है जिनसे कि कमर्शियल वैल्यू निकल सके। और ये कमर्शियल वैल्यू क्यों हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि कमर्शियल वैल्यू हो, अर्थव्यवस्था बेहतर हो? क्योंकि बात ये है कि जब हम इस तरीके का एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स करके होता है, तो उसमें आप देखो जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी मतलब राष्ट्र हैं जो इस इंडेक्स में अच्छा कर रहे होते हैं, वो बौद्धिक संपदा के उनके पास अधिकार बड़े अच्छे होते हैं, और वो ही कंट्रीज विश्व में जानी मानी अर्थव्यवस्था होती है, उनका व्यापार ज्यादा होता है। तो व्यापार से जुड़ी हुई चीज है बौद्धिक संपदा। अब एक और बात मैं ये जो बताना चाहूंगी कि इससे पहले कि हम एकस्व जो कि पेटेंट है उसके बारे में पढ़ें, तो आपसे हम वो स्लाइड्स देखेंगे जिससे कि हमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, ये भी समझ गए होंगे कि इसकी कोई ना कोई अकादमिक वैल्यू है, एकेडमिक वैल्यू है, क्योंकि जो भी आविष्कार हो रहे हैं अगर उनका किसी तरीके से कमर्शियल वैल्यू अटैच्ड है, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में वो यूज हो सकता है। तो आप एक बेहतर साइंटिस्ट, मतलब वैज्ञानिक ही नहीं है, बट आप एक बेहतर व्यापारी भी हैं
इस तरीके से, तो आपकी एकेडमिक वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। और साथ ही साथ जब आप इस तरीके के आवेदन पत्र डालते हैं और आपका ग्रांट होती है वो चीज, तो आपको एक तरीके का लाइसेंस मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपका आविष्कार कॉपी करने की, नकल करने की कोशिश करता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप न्यायालयों में जा सकते हैं और आपको करोड़ों का फायदा हो सकता है इसमें। क्योंकि अगर किसी ने आपका आविष्कार चुराया है तो कोर्ट उसको सजा देती है और साथ ही साथ आपको एक तरीके का प्रोटेक्शन देती है। और फिर इन सब चीजों से क्या होती है, एक बहुत ही अच्छी चीज होती है कि सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास समाज में, संस्थान में एक प्रोत्साहन आता है, एक तरीके की मतलब रचनात्मक जो फीलिंग होती है वो आती है। आप और आगे प्रोत्साहित होते हैं कि आप और बौद्धिक संपदा अधिकारों के मालिक बने। और साथ ही साथ जब इसमें कमर्शियल वैल्यू अटैच होती है, तो जो व्यवसाय होता है आपका, जो व्यापार है आपका, वो फंड्स अट्रैक्ट करता है, वो मनी अट्रैक्ट करता है, वो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करता है। और इनसे ओवरऑल क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। तो आपको ये भी चीज देखनी है कि ये आपका आविष्कार तो अच्छे स्तर पे हो ही रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से ही इसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे है, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब आप सब लोग, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बौद्धिक संपदा अधिकार की अवेयरनेस की वजह से मतलब करोड़ों पैसे कमाती हैं। तो उनमें से एक जो कंपनी है वो है फेसबुक। और उसने, जब भी आप फेसबुक खोलेंगे तो इस तरीके का आपको एक साइन मिलेगा। तो ये फेसबुक ने इस कंपनी को खरीदा, इसीलिए नहीं क्योंकि ये सोशल मीडिया कोई कंपनी थी, बट इसीलिए क्योंकि इसका जो आप ये साइन देख रहे हो और ये जो शब्द है मेटा, इसका बहुत अच्छा मीनिंग है। मतलब मेटा का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आगे फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी नई नई चीजें करने की संभावना। जैसे कि अब 10-15 साल में, हो सकता है उससे कम सालों में, ऐसी वीडियो कॉल होने लगे जिसमें कि हम टच महसूस कर सकते हैं। हमारे मतलब ये जो टच का सेंस है वो भी एम्पावर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है मेटावर्स कॉन्सेप्ट करके होता है, जो कि इन सब चीजों को पॉसिबल बना सकता है। तो ये एक सिंपल बैंकिंग कंपनी थी, पर क्योंकि इसका नाम इतना ज्यादा इनोवेटिव था, तो इस कंपनी ने इस चीज को खरीद लिया ताकि आगे इसके पास इस नाम की और इस सिंबल की, इसे इन्फिनिटी सिंबल कहते हैं, तो इस सिंबल की मोनोपोली हो, मतलब कि और कोई इसे ना ले सके। तो मैं एक और चीज भी बताऊंगी, कई महंगे महंगे फोन है, जैसे आईफोन है, तो अगर वो $1000 का फोन है तो उसमें वो ग्राहक से $750 लेता है अपने बौद्धिक संपदा का, क्योंकि उस फोन का एक यूनिक डिजाइन है, उस फोन का एक यूनिक सॉफ्टवेयर है, उस फोन की यूनिक वर्किंग है, उस फोन का एक यूनिक लोगो है, वो जो सेव कटा हुआ होता है, तो वो उन सब चीजों का चार्ज करता है। तो विश्व में ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी आगे कैसे बढ़ी, सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बट अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट करके ग्राहकों से उस चीज का प्रोटेक्शन लेके ये कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। और जिन जिन कंपनियों में इनोवेशन नाम की चीज है, वो कंपनियां ज्यादा बेहतर पैसा कमा पा रही है, ज्यादा बेहतर विश्व स्तर पे व्यापार कर पा रही है। तो ये सारी चीजें ना जानने की है। अब हमारा देश उस स्तर पे है कि सिर्फ हम अपने आंतरिक अर्थव्यवस्था को ना देखें, हम ये देखें कि हम कितना आयात निर्यात कर पाते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर पाते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेटेंट के बारे में। तो पेटेंट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है इन्वेंशन, मतलब आविष्कार। अब आविष्कार की परिभाषा समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आविष्कार का मतलब ये है कि कोई भी नई प्रोडक्ट या प्रोसेस, मतलब किसी भी चीज
कोई भी चीज या उसको प्रोड्यूस करने वाली प्रक्रिया एक इन्वेंशन मानी जाती है हमारे टर्म्स में। और ये इनमें एक दो क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज को जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि उदाहरण ले तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने उसको थोड़ा सा रियलाइज करके फिर अपना ये वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर। तो आविष्कार क्या है, मतलब कि अगर आपकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है तो वो सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपने मिला के आप कहते हो कि आपने इन्वेंशन कर दिया। वो ठीक है, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो है, इसका मतलब बाजार में उसको खरीदार तो जरूर मिलेंगे, पर क्या वो इन्वेंटिव है? तो शायद नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी है उसी को मिला के आपने एक चीज बना दी, तो वो एक इन्वेंटिव स्टेप नहीं होता। आपने कुछ नया किया हो जो कि किसी और के दिमाग में नहीं आया हो, और जो जिसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हो, वो इन्वेंशन माना जाता है और उसे पेटेंट हम देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पेटेंट सिर्फ 20 साल के लिए दिया जाता है, 20 साल से ज्यादा नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 20 साल के लिए तो आप खूब पैसा कमाएं, बट 20 साल के बाद उसको आप पब्लिक डोमेन में ले आओ उस इन्वेंशन को, ताकि उसका इम्प्रूवमेंट हो सके। और जैसे कई सारी दवाइयां हैं उन पे पेटेंट आ जाते हैं, जो कंपनियां होती हैं, फार्मा कंपनियां होती हैं, वो पेटेंट ले लेती है, तो 20 साल तक महंगी दवाइयां बनती है, सब कुछ है। बट 20 साल के बाद पब्लिक के वेलफेयर के लिए, मतलब जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए 20 साल बाद वो पब्लिक डोमेन में ले आई जाती है, ताकि जो कई सस्ते ड्रग्स बन सकते हैं वो बने, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है मतलब उस तरीके के ड्रग्स को अफोर्ड करने की क्षमता आ पाए। तो वो एक चीज होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब आपको पेटेंट दिया जाता है तो वो आपके अपने देश में दिया जाता है, क्योंकि हम भारत सरकार है, तो हम आपको ये राइट दे सकते हैं, ये अधिकार दे सकते हैं कि इस देश की बाउंड्री के अंदर आप अपना पेटेंट अधिकार ग्रहण करो। अब एक और चीज मैं ये बताऊं कि लोग ये सोचते हैं कि भाई बौद्धिक संपदा अधिकार है तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, पर बात ये है इंटरेस्टिंगली एक सेफ्टी पिन आपने देखी होगी या पेपर क्लिप देखा होगा, ऐसी ऐसी चीजों को भी जिनको बनाना कोई बहुत महंगा नहीं है, ऐसी ऐसी चीजों को भी पेटेंट मिला हुआ है। पर इसमें देखने लायक ये बात है कि किस तरीके से एक वायर को बेंड करके सेफ्टी पिन बना ली, जिसका कई जगहों पे यूज है, जिसको लोग खरीदते हैं। तो ये आपके दिमाग से निकला हुआ एक यूनिक आइडिया है, जब पहले कभी बनी होगी तो कितनी मतलब लोगों को आसानी हो गई होगी, उनको सहूलियत हो गई होगी। उसी के साथ साथ आजकल तो खैर मोमबत्ती नहीं यूज हो रही है, बट कितनी मोमबत्ती हम लोग देखते हैं मेल्ट हो जाती है। तो किसी ने ये सोचा कि उसे बाद में क्यों खरीदना बार बार, आप जो मेल्ट हो रहा है उसी को आप रिसाइकल कर लो और अपनी कैंडल आप जनरेट कर लो। तो इस तरीके की भी चीज है। और ऑफ कोर्स आपकी तकनीक है, जैसे लैपटॉप है, माउस है, बल्ब है, तो उनको तो एकस तो मिलता ही है। अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, इसमें क्या है कि एक और जो गलत फहमी है आपकी है कि बौद्धिक संपदा अधिकार लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए जो आवेदन आते हैं उसमें पैसा ज्यादा लगता होगा। पर अगर आपकी तरह का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई लघु उद्योग है या फिर कोई स्टार्टअप है, तो उसके लिए कुल सारे फॉर्म्स का खर्चा 5 से 6 हजार के बीच में आता है। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो 28,000 जाता है। तो जिस तरीके से अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है आवेदन पत्रों की, उसी तरीके से हम चाहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं हम लोगों को कि वो अगर उनके पास एक ऐसा आविष्कार है जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो उसे जरूर हमारे कार्यालय में लेके आए। अब एक चीज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्या होता है, सरकारी काम होते हैं, कुछ विलम्ब आते हैं,
कुछ ज़रूरी मतलब काम होते हैं जो एप्लीकेशन में देखने होते हैं, पर अगर आपकी एप्लीकेशन एक लघु उद्योग द्वारा की गई है या स्टार्टअप द्वारा, या फिर आवेदन पत्र किसी महिला ने की है या फिर कोई एक भी महिला है, तो हम उसका जो परीक्षण है हम उसे तेज स्तर पे करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकार मिल सके। और इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है जब आपकी कोई तकनीक होती है जिसको पेटेंट ग्रांट हो गया होता है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे एक यूनिक बारकोड दिया जाता है, एक आपको पेटेंट नंबर दिया जाता है यूनिक, और पेटेंट का जो नाम होता है, जिस नाम से आप चाहते हो कि आपको पेटेंट मिला है, वो छपता है। और साथ ही साथ जो जिसने आवेदन डाला है, कोई संस्थान का जो नाम है वो यहाँ छपता है, भारत सरकार का यहाँ पे स्टैम्प होता है, और यहाँ पे हमारे जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनका साइन होता है। अब क्या है कि हम लोग इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, तो पेटेंट को फाइल करना भी आसान है। आपको कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी आईपी इंडिया करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके जैसे कि अपना जीमेल खोलते हैं उसी तरीके से आप अपना रजिस्टर कीजिए, एक यूजर नेम बनाइए, एक पासवर्ड बनाइए, और आपको जितने भी फॉर्म्स हैं, जितनी भी फी है, शुल्क है, वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप अपने घर पे बैठ के भी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब हम अभिकल्प पे आते हैं जो कि है डिजाइन। सबसे पहले बात यह है कि एकस्व में क्या था कि अंदर की तकनीक थी, डिजाइन कैसे अलग है। डिजाइन का मतलब ये है कि जो चीज आंखों से दिख सके, कोई पैटर्न होगा, कोई किसी तरीके की कलर्स होंगे, तो वो जो आंखों को दिख पा रहा है और जो नया हो। पुराना डिजाइन इधर उधर करके उसको प्रस्तुत करना डिजाइन नहीं होता, उसको नया होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे इन बॉटलों को देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सी बॉटल कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की है, चाहे वो माजा की हो, पेप्सी की हो, थम्स अप की हो, तो बिना किसी टैग के भी आपको पता चल रहा है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जितना सुंदर दिखेगा उतना ज्यादा ग्राहक अट्रैक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट से, और उतनी ज्यादा उसकी मार्केटिंग होती है, उतनी ज्यादा उसकी खरीद होती है। तो एकस्व 20 साल के लिए था, पर ये 10 साल के लिए होता है, और आप एक्सटेंशन के लिए और 5 साल इसका मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब कुछ और उदाहरण ले तो इस तरीके की जो ज्वेलरी होती है उसको भी डिजाइन में हम काउंट करते हैं, और ये पूरे सेट को मिलती है। क्योंकि डिजाइन में क्या है, ये जो सारी चीजें हैं, जो धारियां देख रहे हैं, जो भी डिजाइन देख रहे हैं, वो गले के हार में भी है, कान की बालियों में भी है, तो ये पूरे सेट को, जिसे आर्टिकल कहते हैं, उसमें रजिस्टर होता है। अब ये इस तरीके का फोन मार्केट में आने लगा है और इसमें कंपनी का नाम नहीं है, इन्हें फ्लिप फोन कहते हैं। तो ये सैमसंग द्वारा लॉन्च किया गया है मार्केट में। और ये क्यों लॉन्च किया गया होगा? फोन का काम तो क्या होता है, कॉल करना होता है, आजकल इंटरनेट सर्फ करना होता है। क्यों जरूरी है कि आप नए डिजाइन के फोन लेके आए? क्योंकि वो दिखने में सुंदर लगते हैं, लोग चाहते हैं कि वो कुछ अलग अपने पास रखें और कुछ अलग अपने लिए खरीदे, तो इस वजह से डिजाइन का बहुत महत्ता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें समझने की बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो आवेदन पत्र के शुल्क है वो 1000 रुपए है स्टार्टअप के लिए, स्मॉल एंटिटी के लिए। और आपको जो फॉर्म भरना होता है उसमें सिंपल सिंपल डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका नाम होगा, आपका जो नेशनैलिटी है, पता, और बाकी सारी चीजें। कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जो आईपी इंडिया वेबसाइट में अगर आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो वो डिटेल्स आप भर सकते हो आसानी से। साथ ही साथ आपको कुछ और फॉर्म्स भी भरने होते हैं जिसमें कि कई बार लॉयर्स आपकी हेल्प कर पाते हैं। अब किस तरीके से आप आवेदन डालते हैं डिजाइन का, जैसे कि ये एक तरीके का टी पॉट मान लीजिए। अब इसका पूरा 3D व्यू दिया जाता है, इसका नाम दिया जाता है,
और फिर बताया जाता है कि क्यों ये नया है बाकियों से, इसका डिजाइन किस तरीके से यूनिक है। फिर आपके यहाँ पे साइन लिए जाते हैं, हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अब जब आपका डिजाइन रजिस्टर हो जाता है तो आपको एक डिजाइन नंबर मिलता है, उसी के साथ साथ जो आपने टाइटल दिया था उसके साथ ये छपता है, जो ऑफिस का जर्नल है उसमें ये छपता है, पब्लिक कर दिया जाता है कि जो ये श्रीमान है इनके नाम पे ये डिजाइन रजिस्टर हो गया है। और इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है कि ये जो व्यक्ति है ये टाइटल के साथ इस वस्तु का इन्हें डिजाइन रजिस्टर हुआ है। और यहाँ पे भी आप यूनिक चीज देखोगे कि जो साइन होते हैं, भारत सरकार का ये किस तरीके का प्रमाण पत्र होता है, तो वो सारी चीजें ऑथेंटिसिटी बताता है। अब हम जाते हैं ट्रेडमार्क पे। ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्रेड और मार्क। इसका मतलब ये है कि किसी तरीके का व्यापार तो है, अब उस व्यापार को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई नया नाम, किसी तरीके का जैसे सिंबल हो, कोई लोगो हो, कोई टैगलाइन हो, तो वो अटैच कर दी जाती है। अब वो क्यों की जाती है? ताकि ग्राहक पहचाने। और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रांडेड गुड्स का और अनब्रांडेड गुड्स का। तो अनब्रांडेड गुड्स क्या है? जो कि जिनके पास इस तरीके का ट्रेडमार्क नहीं है, और ब्रांडेड गुड्स वो हैं जो इस तरीके का ट्रेडमार्क रखते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ जाने माने ब्रांड है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऐसे ही दे दिए गए। कई बार जैसे ये एम जो साइन है, तो जो लोग जानते भी नहीं है कि लिखना पढ़ना, वो भी इस साइन को रिकॉग्नाइज करके जानते हैं कि ये मैकडॉनल्ड्स है, इसमें बर्गर मिलता है, ये खाने पीने की एक कंपनी है। तो इस तरीके से वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। दूर से कई बार ये साइन देख के पता चल जाता है कि ये इस चीज की शॉप है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके बर्गर यूनिक है, उसके जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक है, उनका टेस्ट यूनिक है, लोगों को पसंद आता है, और वो आपको एक क्वालिटी प्रॉमिस करता है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप इस कंपनी को अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, इन्हें आप कोर्ट तक भी ले जा सकते हो, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजें प्रॉमिस की हुई है आपसे, तो ग्राहकों से, तो वो सारी चीजें जो है ट्रेडमार्क से अटैच होती है। और इसमें अगर आप एक बहुत अच्छी चीज ये देखो तो एडिडास का उदाहरण लेते हैं। ये सिर्फ 3 लाइनें नहीं, ये कुछ बताती हैं कंपनी की विजन के बारे में। इसका मतलब ये है कि इसको एक तरीके से एक हिल की तरह, पहाड़ की तरह भी माना जा सकता है। ये एक स्पोर्ट्स कंपनी है, तो ट्रेकिंग के लिए आप पहाड़ मान सकते हो। डिफिकल्ट चीजों को इजी करने के लिए जूते पहने जाएं या स्पोर्ट्स वेयर पहने जाएं, वो भी कर सकते हो। और ये जो 3 धारियां हैं, इसे रनिंग ट्रैक की तरह भी देखा जा सकता है। तो एक चीज होती है आपका दृष्टिकोण, तो ये दृष्टिकोण बढ़ाती है ग्राहकों का, अगर ध्यान से देखा जाए। तो अगली बार जब भी आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को मतलब खरीद रहे हो तो उसका लोगो जरूर देखिए, क्योंकि लोगो उसकी ऑथेंटिसिटी बताता है। कई बार लोगो इधर उधर करके फेक प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसमें क्वालिटी नहीं होती है। अब एक अच्छा ट्रेडमार्क क्या है? कल को आपने अपनी कंपनी खोली, कोई स्टार्टअप खोला, आप चाहते हो कि लोगों में उसके बीच में किसी तरीके का विज्ञापन किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये ऐसी कंपनी है, और एक यूनिक लोगो उसका डिजाइन किया जाए जिसे ट्रेडमार्क का नाम दिया जाए। तो वो बाकियों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपकी कंपनी जैसे एडिडास है, स्पोर्ट्स वाली चीज है, तो उन्होंने जो 3 धारियां, कितनी मतलब उसका बेहतर कंसेप्ट है। तो उस तरीके की चीज जो आपकी कंपनी काम कर रहा है उससे कुछ जुड़ा हुआ हो, तो इस तरीके का ट्रेडमार्क होना चाहिए। अब ये डिजाइन से कैसे अलग है? क्योंकि डिजाइन में तो सिर्फ आप जो देख रहे हैं वो आ रहा है, बट ट्रेडमार्क में आप जो देख रहे हैं वो तो आ ही रहा है लोगों के रूप में, कलर के रूप में, बट जो आप सुन रहे हैं वो भी ट्रेडमार्क है। आप सबके पास आपके फोन होंगे, तो उसमें जो कॉलर ट्यून आती है
नोकिया की एक कॉलर ट्यून आती है, जब आप पिक्चरें देखने जाते हैं तो धर्मा प्रोडक्शन का जो भी प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं उसका एक ट्यून आती है। तो ये सारे के सारे ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड हैं उन कंपनी द्वारा कि ये हमारे ट्रेडमार्क हैं, ये हमारा ट्यून है। तो नोकिया का जो ट्यून है आप प्री फीड नहीं देखोगे एप्पल के फोन में, तो सब फोनों के अपने अलग मतलब साउंड्स हैं, तो वो भी साउंड मार्क के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक तरीके का ट्रेडमार्क है। अब हर आप ये देखो कि सब लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, कई बार गलत चीज खा के पेट खराब होता है, कई बार तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो ट्रेडमार्क का यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है, आप लोग जानते हो कि जो बिस्लरी वाली बॉटल है और जो सील्ड है उसमें पानी मिनरल वाटर है, बट इसी तरीके से नाम अलग करके लोगों को बेवकूफ बना के इससे मिनरल का जो नाम है, अपने आप को म्यूट कीजिए। वो जो है एक फेक प्रोडक्ट है, उसमें जो पानी है वो बॉटल मिनरल वाटर है नहीं, आप ये चीज नहीं जानते। तो आप लोगों का स्वास्थ्य अपने हाथों में है, इसीलिए ट्रेडमार्क का जो अवेयरनेस है वो और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके हेल्थ से जुड़ी हुई है। अब आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज की बात मैं बताती हूँ कि कई बार आप लोग ये आर साइन देखोगे या टीएम साइन देखोगे, तो आर का मतलब ये है कि ये साइन भारत में रजिस्टर हो चुका है, और टीएम का साइन मतलब ये है कि उन्होंने या तो रजिस्टर नहीं करवाया है इस देश में या फिर वो प्रोसेस में है। अब ये क्यों होता है कि कुछ कंपनियां रजिस्टर नहीं करवाती है, क्योंकि वो ग्लोबली विश्व स्तर पे इतनी ज्यादा जानी पहचानी हो गई होती है कि उनको कई बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, लोग वैसे भी उस ब्रांड को पहचानते हैं, तो वो नहीं चाहते कि अपना वो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए, तो वो कई बार रजिस्टर नहीं भी करते हैं। बट नए कंपनियों के लिए, लघु उद्योगों के लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि रजिस्टर करें। अब अगला हम पढ़ते हैं कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स एक ऐसी चीज है कि आप लोगों ने शायद इसके बारे में पढ़ा ना हो, बट हम में से सब किसी ना किसी तरीके की कॉपीराइट का अधिकार रखते हैं, और ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगी। अब किस तरीके की चीजों को कॉपीराइट का अधिकार मिलता है, अगर आपने कोई किताब लिखी है, कोई रिसर्च पेपर लिखा है, या फिर आपने कोई ड्राइंग बनाई है, किसी तरीके का ड्रामा डायरेक्ट किया है, कोई फिल्म है जो प्रोड्यूस की है, या फिर किसी तरीके का गाना गाया है, लिरिक्स लिखे हैं, तो आप कॉपीराइट अधिकार ले सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों है कि कॉपीराइट्स हम सभी का अधिकार है किसी ना किसी तरीके से, और ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। अभी तक ये था कि आप एक अगर इन्वेंशन करते हो तो आपको एक पेटेंट मिलेगा, कॉपीराइट में बहुत सारे जो अधिकार हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये इसको शायद रजिस्टर करने की भी जरूरत ना हो, ये जैसे ही आपने कुछ भी बनाया, चाहे कॉपी के पीछे कुछ भी बनाया हो, वो आपका कॉपीराइट हो जाता है। इसे रजिस्टर क्यों करने को बोला जाता है, क्योंकि कल को किसी ने अगर आपकी ड्राइंग या फिर किसी तरीके की आपके लिरिक्स कॉपी कर लिए, तो आपके पास क्या प्रूफ रह जाएगा कि ये आपने ही बनाया था। तो उस प्रूफ के लिए आप अपनी जो क्रिएशन है, आप उसको, अपनी जो रचना है, आप उसको कॉपीराइट में देते हो, ठीक है। अब ये इसमें बहुत सारे तरीके के जो राइट्स आते हैं, मैं उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। तो एक तो होते हैं इकोनॉमिक राइट्स और एक होते हैं आपके मॉरल राइट्स। तो मॉरल राइट्स के बारे में ज्यादा बात करूं, क्योंकि इकोनॉमिक राइट्स में क्या है कि ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। सारे जो भी बौद्धिक संपदा अधिकार हैं वो एक तरीके के लाइसेंस मान लो कॉन्ट्रैक्ट है। आप कोई लीगल पेपर लेके आप इसको किसी और के नाम पे भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है। तो जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, उसी तरीके से आप उस अवधि के लिए, जैसे 20 साल हुआ, 10 साल हुआ, उसके अंदर अंदर आप ये चीजें ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसमें किस तरीके के इकोनॉमिक राइट्स आते हैं,
कि आप लोग कॉपी करने से रोक सकते हो, आप लोग उससे पैसा कमा सकते हो, और अगर कोई कॉपी कर रहा है तो आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हो। पर कॉपीराइट में एक और अधिकार दिया जाता है मूल रूप से, और वो अधिकार है मॉरल राइट्स। तो मॉरल राइट्स का मतलब ये है, ये दो तरीके के राइट्स हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले बात करेंगे हम राइट अगेंस्ट डिस्टॉर्शन की। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी तरीके का सपोज कीजिए सॉन्ग लिखा और उसको पिक्चराइज किया गया इस तरीके से जो उसमें अश्लीलता है, तो क्योंकि आपने लिखित रूप में उस सॉन्ग को लिखा है, आप लिरिसिस्ट हैं उसके, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इससे मेरा जो रेपुटेशन है समाज में उस पे एक उस पे डिस्टॉर्शन आ रहा है एक तरीके का, या फिर वो डाउन हो रही है मेरी रेपुटेशन, तो आप इस तरीके के अधिकार रख सकते हैं सामने। साथ ही साथ आपने अगर कोई सॉन्ग लिखा है, कोई भी जैसे ड्राइंग बनाई है, सपोज कीजिए कल को कोई टैटू करने के लिए या फिर कार के पीछे चिपकाने के लिए यूज कर रहा है, तो आप उससे एक फी ले सकते हो, एक शुल्क ले सकते हो जिसे रॉयल्टी का नाम दिया जाता है। और कई सारे सिंगर होते हैं, उन्होंने गाना गाया हुआ होता है, तो वही गाना अगर कोई लोकल सिंगर गा रहा होता है तो वो ये कहते हैं कि आप परमिशन लो, या फिर हमें थोड़ी सी रॉयल्टी या फी दो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपके मॉरल राइट्स होते हैं जब आप कॉपीराइट का अधिकार रखते हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि बाकी सारे 20 साल के हुए, 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, ये जो आपको कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलता है, चाहे फिल्म हो या साउंड रिकॉर्डिंग में हो या फिर ड्रामेटिक्स में हो, तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक मिल रहा है, और उसके भी 60 वर्ष बाद तक भी मिलता रहता है। तो ये एक बड़ी बेहतरीन चीज है इसमें। इसमें भी कुछ फॉर्म होते हैं और ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं, ज्यादा मुश्किल भरा प्रोसेस नहीं है, तो आप इंडिविजुअली भी इसे कर सकते हो। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये जो जितनी भी हमने मतलब बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में पढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ कि अब अगर आप अपने आसपास देखें तो आप ये पाएंगे कि आपके आसपास बौद्धिक संपदा की प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी है। एक उदाहरण हम अपना लैपटॉप ही ले लेते हैं, तो ये जो लैपटॉप का यूनिक डिजाइन है, इसका लुक है, तो ये डिजाइन के अंदर रजिस्टर होता है। ये जो लोगो है ये ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर होता है। इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंट के अंदर रजिस्टर होती है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो आपके अधिकार हैं वो यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। इसीलिए ये करीब 75% अपना आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दाम लगाते हैं। और साथ ही साथ इस डिवाइस को यूज करने के लिए एक यूनिक यूजर मैनुअल होती है, जो कि पर्ची मिलती है एक तरीके की इसको चलाने के लिए, उसे कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्शन मिलता है। तो आप देख सकते हो कि सारे अधिकार एक डिवाइस में आपके आ गए। अब लास्ट में हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दो टर्म हैं, एक तो ज्योग्राफी मतलब किसी स्थान से आइडेंटिफाई हो रहा है ये, और जो हमारा अतुल्य भारत कैंपेन है वो इससे बहुत ही डीपली जुड़ा हुआ है। तो उदाहरण के तौर पे आप देखो कि जैसे आपकी बनारसी साड़ी है, यूपी की बात किया जाए, तो ये जो वर्ड है बनारसी ये क्यों लगा? सिल्क तो बहुत तरीके के होते हैं, बट बनारस में बनने वाला जो सिल्क है उसका यूनिक डिजाइन है, उसकी यूनिक प्रक्रिया है, और उसका लुक जो यूनिक है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अधिकार मिला हुआ है। और ये अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को या कंपनी को नहीं मिलता, ये पूरे रीजन को मिलता है, ये बनारस को मिला हुआ है। भले ही बनारसी साड़ियां आजकल बाहर भी बनती हो, पर जो फोकस मिलता है वो बनारस के क्षेत्र को मिलता है। उसी तरीके से जो शाही लीची है बिहार की, वो यूनिक है, उसका टेस्ट यूनिक है, चाहे राजस्थान की कठपुतलियां हो। तो इससे क्या होता है, एक और भी आप एग्जांपल देख सकते हो। तो इससे क्या एडवांटेज है, किस तरीके का मतलब एडवांटेज होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
ये भारत के जो हस्तशिल्पकार हैं उनसे जुड़ा हुआ है, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आजकल जो नई जनरेशन है वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रही है, तो इस तरीके की जो आर्ट है हमारी, जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खोता जा रहा है। तो उस आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए गए हैं। और इससे क्या है कि जागरूकता भी बढ़ती है। आपके क्षेत्र में आप ये पता लगाइएगा कि यूपी के पास कितने जीआई हैं, कितने सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा फल है, फूल है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसको क्या जीआई टैग मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ तो उसके लिए पत्र डालिए, उसके लिए जागरूकता क्रिएट कीजिए। तो इस तरीके की सारी चीजें होती हैं। अब समरी में मैं आपको सारा का सारा जो अभी तक हमने पढ़ा था मैं आपको ये बताती हूँ कि पेटेंट्स जो है वो किसी तकनीक के लिए मिलते हैं, किसी आविष्कार के लिए मिलते हैं। उसमें उसका नया होना, इन्वेंटिव होना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देना जरूरी है। ये 20 साल के लिए मिलते हैं। डिजाइन जो है वो जो बाहरी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो बाहर का लुक होता है उसका, चाहे 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, और जो आंखों से जज हो सके और नया हो, वो मिलता है। 10 वर्ष के लिए मिलता है, आगे 5 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। आपका ट्रेडमार्क है वो लोगो, साउंड, वर्ड, किसी भी पैटर्न को मिलता है जो किसी कंपनी से जुड़ी हुई होती है, और ये 10 साल के लिए मिल सकता है। और विदाउट टाइम लिमिट आप हर 10 साल में इसे रिन्यू कर सकते हैं, इसका नवीनीकरण कर सकते हैं। कॉपीराइट है वो ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं उनके लिए भी कॉपीराइट मिलता है, और ये आपका लाइफ टाइम के लिए मिलता है। और 6 वर्ष आगे भी मृत्यु होने के बाद भी ये अधिकार रहता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, हैंडलूम के लिए मिलता है, किसी विशेष क्षेत्र को आइडेंटिफाई करने के लिए मिलता है। ये भी 10 साल के लिए है, और हर 10 साल में आप इसका नवीनीकरण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे दार्जिलिंग की चाय है, तो दार्जिलिंग की चाय इतनी फेमस है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है कि ये सिर्फ अपने देश भर में ही नहीं पी जाती और पसंद की जाती, ये बाहर कई यूरोपीय जो देश हैं उनमें भी एक्सपोर्ट होती है। तो इस तरीके से आपका बौद्धिक संपदा अधिकार को काम आता है। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। चाहे पेटेंट हो, डिजाइन हो, ट्रेडमार्क हो, जीआई हो, ये सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन देगी। FAQ के अंतर्गत आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, और आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक ये लाल टैब में RGNIIPM करके हमारा एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हफ्ते भर के कोर्सेज होते हैं, चाहे पेटेंट्स पे हो, डिजाइन्स पे हो, कुछ स्टार्टअप कल्चर पे होते हैं, और उनकी फी बहुत ज्यादा नहीं होती। हफ्ते भर के प्रोग्राम्स या एक एक दो दो दिन के प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। इससे आपको उनका कोर्स कंप्लीशन प्रमाण पत्र भी मिलता है। तो अब मैं अपना जो भी प्रेजेंटेशन है वो खत्म करना चाहूंगी। आप लोगों के कुछ सवाल हो तो उसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने IPR के बारे में बताया। स्टूडेंट्स अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अगर किसी की कोई क्वेरी है। यस मैम, आई हैव ए क्वेश्चन। अपना नाम बताइए। मैम जैसे हम लोग गूगल पे महिमा जी। प्रिंट करते हैं तो क्या मैम वो इलीगल है? गूगल पे क्या प्रिंट करते हैं? मैम जैसे प्रोजेक्ट का कोई वर्क हो गया। देखिए, जो गूगल पे इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक कर दी गई है ऑलरेडी, तो वो पब्लिक जब हो जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं रह जाता। और जो भी पैसे कमाने की बात होती है तो गूगल एक प्लेटफॉर्म है, और जितनी भी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आती हैं तो वो जब इंफॉर्मेशन लेता है तो वो एक तरीके की लाइसेंसिंग फी देता है ऑथर को, वो खरीदता है वो चीज़।
ताकि वो आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके यूज में आ सके। तो एक तरीके का यूजर एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो आप उसे प्रिंट करके अगर आप उसको प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट क्या है, किसी तरीके का अधिकार नहीं रखता है, आप सिर्फ अपना कोर्स वर्क करने के लिए, समझने के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तब जरूरत नहीं है। पर अगर आप उसे पब्लिश कर रहे हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो तब आप पे इंफ्रिंजमेंट लगेगा। तो आप वो बेशक कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जहाँ पे जो बहुत ही महंगी महंगी किताबें होती हैं उनका फोटोकॉपी ले लिया जाता था। बट अगर प्रशिक्षण के लिए और किसी भी तरीके की शिक्षा के लिए महंगी से महंगी किताब यूज की जा रही हो, मैं भारत देश की बात कर रही हूँ, तो उसकी फोटोकॉपी कराना, मतलब जन साधारण में अगर वो रीच ले रहा है तो उसको बौद्धिक संपदा अधिकार का इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाता शिक्षा के दृष्टिकोण। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू महिमा। और कोई किसी की कोई क्वेरी है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? बहुत ज्यादा मैडम ने डिटेल में जानकारी दी। पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन पर गवर्नमेंट द्वारा ये स्टार्ट कोर्स अब मैं हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम के बारे में, इस टॉपिक के बारे में रखने की कृपा करें। निवेदन है आपसे कि हम सभी को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। हेलो। यस मैम। हेलो। वेलकम मैम। यस मैम। आज की इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट संबंधित कार्यशाला के मुख्य वक्ता